चलिए साथियों, शुरू करते हैं। सोशल साइंस विषय और साथ में ही इसमें जो शिक्षा शास्त्र है उस पर भी बात करते हैं। तो हम जानते हैं कि इसमें कक्षा 6 से 8 तक 3 विषयों की पुस्तकें हैं। हालांकि उसमें चौथा भी शामिल है, अर्थशास्त्र भी, इकोनॉमिक्स भी। और ये एक पुस्तक है जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। सोशल साइंस की आप पुस्तक देख रहे हैं। और एक इतिहास की जो चलती है हमारे अतीत, उसके बारे में बात कर चुके हैं। और भूगोल की किताब के बारे में भी। ये जो 3 किताबें हैं, अगर आपके पास हैं 3 किताबें, तो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मैं इस पर डिस्कस भी कर चुका हूँ कि जो शिक्षा शास्त्र है, सोशल साइंस की शिक्षा शास्त्र का मटेरियल बहुत कम अवेलेबल है। ज़्यादातर टीचर्स जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हीं में से पॉइंट्स उठा उठा के कराते हैं, और होना भी चाहिए, अच्छी बात है, वो क्लियर भी होने चाहिए। लेकिन अगर एक बेसिक समझ हो और हमारे पास मटेरियल नहीं है इतना, और जो किताबें भी हैं तो उनकी भाषा ऐसी है कि जो शिक्षा शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान के टीचर को पता होनी चाहिए, और सीटेट के एग्ज़ाम के लिए वो इतनी आसान नहीं है, पढ़ने के बाद भी दिमाग में नहीं रुकती है। तो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस उसमें हेल्प करते हैं, और साथ में ये किताब खुद बताती है, ये तीनों किताबें, कि एक टीचर को क्या क्या करना है। तो ये इन किताबों को ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। और अभी मैं 2024 का ही क्वेश्चन पेपर देख रहा था, तो उसमें मुझे एक क्वेश्चन दिखाई दिया। 2024 जुलाई 2024 का क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा कि उसको भी डिस्कस करूँगा यहाँ। लेकिन साथ में ये जो किताब है 8th की, 6th 7th की भी बात करूँगा। 8th की किताब है जो संविधान से रिलेटेड है, और कई क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और इस पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ मैं कि जो शुरू के पेज हैं, आमुख के बाद, आभार के बाद, ये शिक्षकों के लिए आरंभिक टिप्पणी, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। सामाजिक विज्ञान विषय के जो शिक्षा शास्त्र हैं वो इन 2-3 पेजों में बहुत सारे। एक टीचर को कहाँ ध्यान रखना है, और इन किताबों के साथ सोशल साइंस को क्लासरूम में कैसे पढ़ाना है। और मैंने वो भी डिस्कस किया है, सोशल साइंस की जो शिक्षा शास्त्र का सिलेबस है वो भी डिस्कस किया है। तो उसमें कक्षा जो अरेंज करनी है उसका प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस क्या है। इवैल्यूएशन तो हर पेपर में ही है, सीडीपी में भी है, सोशल साइंस में भी है, फिर लास्ट में लैंग्वेज में भी है। लेकिन जो सोशल साइंस की बात है तो उसकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं इन किताबों में यहाँ दे रखी है। मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ, मैं इस पर भी करना चाहूँगा। देखिए, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर कई बच्चे ऐसे हैं जो पहले प्रयास में पेपर पास कर जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी जितनी ही बातें जानते हों, लेकिन उनका कुछ विषयों में बेसिक पहले से तैयार है, तो उन्हें आसानी होती है और जल्दी जल्दी अपने रिवीजन की और एग्ज़ाम पास कर। लेकिन आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, कई बच्चे ऐसे भी हैं जो 1 बार 2 बार में अभी पेपर पास नहीं हुआ, और कई बच्चे 3 बार में भी। तो वो मन ही मन डरने घबराने भी लगते हैं। उनको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनको अपनी कमियों और उन पर ध्यान देना है कि कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जो जहाँ मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि लंबी लंबी वीडियोज़ या फिर जो वैसी किताबें हैं, भारी भारी किताबें हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, उसके बाद भी जब वहाँ नया क्वेश्चन आता है तो क्लियर नहीं हो पाता। तो उसके लिए आपको बेसिक क्लियर करना ही होगा। और टाइम वैसे कम है, शॉर्ट है, इसीलिए मेरे पास साधन भी कम है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर लिखना एक लंबा काम है, और फिर बिना किताब के प्रेजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि एनसीईआरटी की किताब बेसिक है, और नीचे मेंशन भी है सिलेबस में कि एनसीईआरटी किताब आप ज़रूर देखें। तो इस किताब को, या 6ठी 7वीं की किताब को आप शुरू कर रहे हैं, तो मैं आपका ध्यान एक और इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि हर किताब में, एनसीईआरटी में, ये मेरे हाथ में कक्षा 6 की किताब है, और इसके शुरुआत में ही आप 2-3 पेज आगे देखेंगे, ये उद्देशिका लिखी हुई है, भारत का संविधान। तो जब आप ये किताब पढ़ रहे हैं और इन किताबों में जो टॉपिक हैं उनमें भारत के संविधान से रिलेटेड काफ़ी विषय हैं,
पूरी किताब है कक्षा 8 की तो, और उससे जुड़े हुए विषय भी हैं जो संविधान में हैं। और बच्चों में बच्चों के साथ हमें ये जो अध्ययन अध्यापन का कार्य करना है उसके बारे में। एक देखिए यहाँ नागरिकों के मूल कर्तव्य भी हैं, भारत का संविधान, इसको भी आप एक बार जरूर पढ़ें। हालांकि उद्देशिका को तो आप रोज़ जब भी स्टडी करने बैठें, सुबह उठें या कोई भी काम कर रहे हैं तो 5 मिनट ज़रूर दोहराएं। एक बार आज मैं इस पर डिस्कस कर रहा हूँ, आप और भी वीडियोस देख सकते हैं या किताब में खुद भी समझ सकते हैं। तो आपका इसको रोज़ 5 मिनट देना और मनन करना इतना फ़ायदेमंद होगा। आप चाहे भाषा के शिक्षक बनना चाहते हैं या दिल्ली में शिक्षक बनना चाहते हैं या कोई और प्रतियोगिता परीक्षा देना चाहते हैं, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में ही आते हैं, बेसिक है। और आजकल तो आप जो है ना, बहुत सारी रील्स चलती हैं जहाँ जनता और शासन, जनता और सरकार, इनके बीच में आपस में टकराव होते हैं। एक रील ऐसे ही आदिवासी क्षेत्र की चल रही है जहाँ सामने प्रशासन खड़ा है और दूसरी ओर जनजातीय लोग, नेता उनके और जनता है। तो ज़मीन को लेकर विवाद है। जो विषय इनमें किताबों में है, सेम वो विषय लगातार चल रहे हैं और चलते रहेंगे। ये विषय नहीं समाप्त होने वाले, कंटिन्यू रहेंगे। तो वहाँ इस ज़मीन, इस राजस्व विभाग का मालिक कौन, ऐसे प्रश्न वो करते हैं। और दूसरी तरफ से प्रशासन का उनसे प्रश्न है कि आप उनको जवाब देते समय जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि आप सरकार को मानते हैं या नहीं मानते, आप संविधान को मानते हैं या नहीं मानते। दोनों पक्षों को आप देखेंगे, हम एक पक्ष की राय नहीं ले सकते, लेकिन दोनों पक्षों को देखेंगे तो दोनों लोकतंत्र की मूलभूत बातों को ही कर रहे हैं और ये जारी ही रहेंगे, ये संघर्ष जारी ही रहेंगे। तो इसीलिए आपके सामने भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो आपका नज़रिया जो है क्या होना चाहिए, इन किताबों में छुपा हुआ है। बहुत अच्छी किताबें हैं। और इससे पहले किताबों के बारे में तो बात हो गई, मैं उद्देशिका के बारे में बात करता हूँ। जब हम संविधान के बारे में पढ़ते हैं, आप चाहे हिंदी के टीचर हों, चाहे संस्कृत के टीचर हों, चाहे इंग्लिश के टीचर हों, या फिर विज्ञान के ही टीचर क्यों ना हो, गणित के टीचर क्यों ना हो, आपको ये किताबें पढ़नी ही चाहिए। भाई जब बड़े बड़े संस्थानों से आईएएस और आईपीएस या फिर विदेश मंत्रालय में अधिकारी कार्य करते हैं, वो इन किताबों से अवगत होते हैं। इन किताबों से बेहतर दूसरी किताबें उपलब्ध ही नहीं है। उपलब्ध ना होने का कारण ये है कि ये किताबें भारत के जो प्रमुख विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा सालों साल अध्ययन करने के पश्चात एक तरह का निचोड़ है, और बच्चों के स्तर तक, यानी कि हमारी रगों में जो खून दौड़ रहा है उस तक कैसे पहुंचाया जाए। तो इसमें शिक्षक की भूमिका अहम है और ये होना ही चाहिए। लोकतांत्रिक देश है और ये लोकतंत्र जो शब्द है इसको लेके भी बड़ा संघर्ष जारी है। बहुत सारे लोग जो आगे बढ़ चुके हैं और जो बहुत पीछे रह गए हैं, उन दोनों में ही शब्द को लेकर बड़ा ही विरोधाभास है। जबकि ये बहुत ही लंबे संघर्षों के बाद पूरे विश्व में स्थापित हुआ है और पूरे विश्व से भारत में। हालांकि लोकतंत्र की जड़ें हम भारत में देखते हैं, हमारे इतिहास में देखते हैं कि सभा और समिति नाम की ऐसी संस्थाएं थीं जहां जनता द्वारा अपना प्रतिनिधि चुना जाता था, लेकिन वो सीमित दायरे में। और उसको फिर आगे बढ़ाते हुए हम आते हैं, चर्चा करते हैं। चलिए मैं जल्दी से, क्योंकि आप वीडियो देखते देखते बोर भी हो जाते होंगे, लेकिन एग्ज़ाम पास करना है तो कुछ जो अच्छी बातें हैं उन पर आपको गौर करना चाहिए। और ना सिर्फ पढ़ना, बल्कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा सोचना भी है आपको। तो यहाँ हम बात करते हैं जो उद्देशिका है, ज़रा इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन सीधा सीधा आया है, 2024 का है, उस क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। वो क्वेश्चन ये है कि, एक सेकंड, यहाँ इंग्लिश की किताब में है, हाँ, कि यह विचार, यानी कि
स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है? ये आइडिया कहाँ से लिया गया है? अब देखिए यहाँ आप यहाँ देखेंगे स्पष्ट रूप से स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये शब्द हैं हमारे संविधान में कहाँ से लिए गए हैं? ये मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। कक्षा 6, 7, 8 की पुस्तक हम पढ़ते हैं। अब इस जो मैं आगे स्टेटमेंट दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कहीं और देखने की ज़रूरत है, नहीं। आप कक्षा 6, 7, 8 में ही देखिए, किताबों में, एनसीईआरटी किताबों में। ये क्वेश्चन 9th के एग्ज़ाम में आता है, सोशल साइंस में। वहाँ एक चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति, और उस चैप्टर के दौरान आता है। बहुत अच्छा चैप्टर है, लेकिन पढ़ना और पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कारण ये है कि वो 9th में एकदम से आता है, और पश्चिमी सभ्यता के बारे में बहुत सारी बातें जल्दी जल्दी उसमें देता है, समेटने की कोशिश की गई है। जो कि एक चैप्टर की शुरुआत होती है 1, 2, 3 या उस समाज या सभ्यता के बारे में हम जानते हैं, लेकिन वो एकदम से आ जाता है, तो टीचरों के लिए भी और बच्चों के लिए भी उसे समझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया। तो यहाँ देखेंगे स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये क्वेश्चन आया है 2024 में। तो ये सीधी सी बात है, फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। और फ्रांसीसी क्रांति का जिक्र एनसीईआरटी में 7वीं कक्षा में ही आप देखेंगे, लास्ट चैप्टर है शायद हमारे अतीत का, उसमें जिक्र किया गया है। तो एनसीईआरटी की जो किताबें हैं हमारे अतीत की, और उसमें जो लास्ट में बॉक्सेस हैं, उन बॉक्सेस में अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति, घाना का उदाहरण या दासों का उदाहरण, या फिर और शिक्षा को लेकर बात कही गई है, और जापान की क्रांति, या फिर चीन के बारे में लिया गया है, वहाँ के धर्म के बारे में। उन बॉक्सेस पर ज़रा आप ज़रूर एक बार नज़र मार लेंगे, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम है, और जब नए क्वेश्चंस आते हैं, हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं, वहाँ नहीं है, लेकिन नए क्वेश्चन कहाँ से आ गए फिर दिमाग चकरा जाता है। वो बॉक्सेस में आपको दिखाना चाहूँगा, उन बॉक्सेस को भी देख लें। हाँ, ये कक्षा 7 की मेरे पास किताब है, तो आप देखें, ध्यान देंगे, ये बॉक्सेस है पीछे, चैप्टर के लास्ट में है फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1794। हालांकि ये क्वेश्चन यहाँ नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मैं आपको एक डायरेक्शन बता रहा हूँ कि आप ज़रा इस पर भी नज़र डाल लें। तो ये हर कुछ शुरू के चैप्टरों में तो नहीं है, लेकिन कुछ चैप्टरों के लास्ट में ये है, और किताब में देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये देखिए, यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय, भारत में हम राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं कक्षा 8 में, लेकिन ये राष्ट्र का विचार एकदम से दुनिया में आया कहाँ से? तो ये फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति का जिक्र है। तो ये छोटे छोटे बॉक्स जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और अगर सीटेट में नए क्वेश्चन बने और ऐसा हुआ, तो आप मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन, इसके बारे में भी मैं कोशिश करूंगा कि एक क्लास बनाऊं, सिर्फ उसमें ये बॉक्सेस ही हों, ताकि अगर कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको एकदम से दिख जाएं तो आप घबराएं ना पेपर में। और मेरा कहना ये भी है कि पेपर में क्वेश्चन कैसा भी आए, आपको घबराना नहीं है। ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन उससे पहले मैं क्लियर कर दूं। जैसे देखिए, उद्देशिका पे चलते हैं सीधे, वीडियो को लंबा ना करते हुए। भारत का संविधान, उद्देशिका, तो पहले ही शब्द पर ध्यान दें, यहाँ लिखा हुआ है हम। अब वहाँ आदिवासी जो नेता हैं, तो वो कह रहे हैं मालिक कौन, इस जमीन का मालिक कौन। दूसरी तरफ प्रशासन कह रहा है कि आप सरकार को मानते हैं या नहीं मानते, आप संविधान को मानते हैं नहीं मानते। और दोनों ही सही बातें कह रहे हैं, दोनों पक्ष ही यहाँ पर सही बातें कह रहे हैं, और बहुत ही अच्छी बातें हैं। तो हम, कौन है मालिक? हम, लेकिन हम ही सरकार भी हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र है। तो भारत के लोग, हम भारत के लोग, हमारी संविधान को जो ताकत मिलती है कहाँ से मिलती है? हम, भारत के लोग। कौन? भारत के लोग। अब यहाँ ये जो उद्देशिका है,
प्रिम्बल, असल में हमारे संविधान और जो लोकतंत्र है, इससे हमारे पूर्वज किन आदर्शों को, किन आकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं, वो कैसा भारत देख रहे हैं। भारत उपमहाद्वीप बहुत बड़ा है। पूरी दुनिया में भारत जैसा कोई देश नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इतनी विविधताओं से भरा है, हो सकता है कि शायद कोई ऐसा ग्रह मिल जाए और वहाँ भी मुश्किल ही भारत जैसा देश मिलेगा। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, विविधताएं ही विविधताएं, कदम कदम पे विविधताएं। और गांव में कहावत है, कोस कोस पे पानी बदले, 4 कोस पे वाणी। जब मैं गांव जाता था तो वहाँ, और पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़ाव है, तो वहाँ जब भी हम रिश्तेदारों के यहाँ जाते थे तो वहाँ पानी से पहले कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर आता था। और मेरा जो बचपन है वो शहर में ही रहा है, बस गर्मियों की छुट्टी में हम जाया करते थे। और यहाँ परंपरा ये रही है कि सीधे पानी का ग्लास सामने आता है। तो वहाँ सोच में पड़ जाता था दिमाग कि यहाँ हमेशा, फिर वहाँ गुड़ आता था, तो गुड़ नहीं है, कुछ जगह गुड़ उगाना बंद हो गया, मतलब गन्ने उगाना कम कर दिया, तो चीनी आने लगी। पहले घरों में चीनी नहीं आती थी, फिर वहाँ चीनी आने लगी, फिर पार्ले जी का बिस्कुट आने लगा, लेकिन आता ज़रूर था। तो मन में ये क्वेश्चन उठता था बार बार। तो जो जिनके घर भी जाते थे हम और वहाँ बुजुर्ग होते थे, तो उनका जवाब यही होता था कि इससे उनकी भाषा में, वहाँ की भाषा में, हमारी ही भाषा में, वो तो अलग है, लेकिन उनका कहने का मतलब था कि इससे गला खराब नहीं होगा। तो वहाँ ये वाक्य सुनने को मिलता था कि कोस कोस पे पानी बदले, 4 कोस पे वाणी। एक ही क्षेत्र में एक ही भाषा बोली जा रही है या बोली है वो, लेकिन जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, कुछ किलोमीटर दूरी पर, उसी भाषा में बोलने में अंतर आ जा रहा है। यानी उस बोली में बोलने में ही अंतर आ जा रहा है। वहाँ कुछ शब्दों को अलग तरीके से बोला जा रहा है, उन्हीं शब्दों में या तो लंबा खींचा जा रहा है या शॉर्ट किया जा रहा है। और ऐसे ही आप देखेंगे, भाषा का इतिहास भी ऐसा ही है। अगर आप मैं थोड़ा सा विषय से भटक रहा हूँ, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग बात है तो कहना ही पड़ रही है। और सोशल साइंस के टीचर को बच्चों से जोड़कर, क्योंकि बच्चों की जो क्लास है वो भी विविधताओं से भरी हुई है, तो हमें वहाँ उनसे जुड़े हुए विषय, जिन्हें वो जानते हैं और जिन्हें वो नहीं जानते, इस तरह से प्रेजेंट करने हैं कि वो उससे जुड़ाव महसूस कर सकें। यानी कि ठोस अनुभव देने और उन्हीं के बीच में से लेने। हमें ग्रामीण परिवेश का भी वहाँ उदाहरण देना है और शहरी परिवेश का भी वहाँ उदाहरण देना है। ये पेडागोजी है, शिक्षा शास्त्र है, और यही बात ये किताब भी करती है। और इसे ज़रूर पढ़ें, शिक्षकों के लिए जो इसमें बात की गई है, निर्देश दिए गए हैं। तो वहाँ बात चल रही थी पानी और वाणी की। देखिए मैं भूल भी गया। चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं, छोड़िए। ये देखिए, भारत को एक, इसे हम भारत के लोग भारत को एक, अब ये कैसे उद्देश्य हैं यहाँ, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पहला वर्ड आया है ये, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यहाँ इसके आगे एक छोटा सा एक भी लिखा हुआ है, और आप किताब में देखेंगे तो ये उद्देशिका है, और उद्देशिका के नीचे 1 और 2 का आपको, जो 1 और 2 का मीनिंग भी बता रखा है। ये संदर्भ यहाँ है कि संविधान में संशोधन हुआ है और कब किन चीज़ों को जोड़ा गया है और क्या हटाया गया है, इस पर भी आपकी नज़र जानी चाहिए। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं। इस उद्देशिका में जो भी लिखा है सब इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द, एक एक वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इन्हीं पर चर्चा करने जा रहा हूँ। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सीधी सी बात है। अगर मैं आपको साधारण शब्दों में समझाऊं कि भाई आपके घर में टीवी खराब हो गया, जैसे मेरे ही घर में टीवी खराब हो गया कल चलाते चलाते, तो अब हमें फैसला लेना है कि टीवी लाना है। तो मैं जो भी फैसला ले रहा हूँ
अब मुझे इसमें ये नहीं सोचना कि उनसे पूछूं, वो बताएंगे, या उनके आने का इंतज़ार करूं जब ही मैं टीवी ला सकता हूं। यानी कि मैं अपने फैसले लेने में स्वतंत्र हूं, मेरे फैसले पर किसी का प्रभाव नहीं है। अब यहाँ आप इसे हमारे अतीत से जोड़िए। उसमें औपनिवेशीकरण को समझाया गया है कि औपनिवेशिक शब्द का मीनिंग क्या है, कि जब एक देश दूसरे देश पर इस तरह से दबदबा बनाता है कि उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी फैसलों को प्रभावित करता है। तो भारत में जब ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे तो भारत के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक और यहाँ तक कि सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों पर उनका प्रभाव था। तो यहाँ संपूर्ण प्रभुत्व, अब जब भारत स्वतंत्र हुआ है तो वो प्रभाव समाप्त हो गया। संपन्न, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अब नहीं है किसी का भी प्रभाव। हालांकि परिस्थितियां हैं और उन परिस्थितियों के आधार पर सरकार जो भी फैसले लेती है वो जनहित में ही होते हैं। समाजवादी, दूसरा वर्ड है समाजवादी। और ये देखिए, ये जो समाजवाद की विचारधारा है यूरोप में, इसका प्रचार, जो क्रांतियां हुई, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, और उसका प्रभाव है ये समाजवादी। और जब हम हमारे अतीत में ये पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 1920 से 30 के दशक के बीच में भारत में भी समाजवादी विचार का प्रचार प्रसार होता है। और वहीं पर बात होती है कम्युनिस्ट पार्टी के गठन की, और जिक्र आता है आरएसएस का, कि उसका गठन होता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस हमारे अतीत में। हमने अभी कक्षा 8 में वो चैप्टर डिस्कस किया था। तो समाजवाद कैसा? समाजवाद का मीनिंग कि ये जो किसी देश के, किसी राष्ट्र के जो संसाधन हैं उनका मैनेजमेंट कैसे होगा, उनका प्रबंधन कैसे होगा, निजी हाथों में रहेंगे या सभी जनता के हाथों में रहेंगे। अब सभी जनता के हाथों में कैसे? कि सरकार फैसले लेगी। अब ये कार्ल मार्क्स की विचारों पर आधारित है, ज़्यादा यहाँ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। इतना समझाने की ज़रूरत है कि संसाधनों पर जनता का अधिकार है, तो सरकार उसे कैसे मैनेज करती है। और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्र हैं, निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्र हैं। ये भारतीय पृष्ठभूमि का समाजवाद है, और खासकर आर्थिक समाजवाद। पंथ निरपेक्ष, अब यहाँ भी विचार आते हैं और बड़े बड़े स्तर की बातें होती हैं। यानी कि कई पंथों, कई विचारों वाला देश है भाई, विविधता से भरा हुआ है, और यहाँ विचार पनपते हैं, उन पर चर्चाएं होती हैं, विचार विमर्श होते हैं, बहुत सारे लोग मानने लगते हैं। हर साल आप देखते हैं कि धार्मिक गुरु भारत में या कई अलग विचारधारा वाले समूह आपको एकदम से उभर कर सामने आते हैं। कुछ लंबे समय तक चलते हैं, कुछ फिर समय के साथ विलीन हो जाते हैं, और ये परंपरा चलती आ रही है। पंथ निरपेक्ष, तो जितने भी पंथ हैं भारत में, किसी का पक्ष नहीं लिया जाएगा, किसी का पक्ष नहीं लिया जाएगा। सभी को भारत में पूर्ण स्वतंत्रता है अपने पंथों, अपने विचारों को मानने की। तो ये शब्द है यहाँ। और कई बार धर्मनिरपेक्ष हम अभी पढ़ेंगे, धर्मनिरपेक्षता भी है। तो धर्म जो है भारतीय परंपरा में नैतिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है। एक पिता का धर्म, एक माँ का धर्म। अब हम इसे इस रूप में समझते हैं, जो किसी पंथ, किसी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। तो धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की विशेषता है कि भारतीय संविधान जो है किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेता, या भारतीय लोकतंत्र किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेता। सभी धर्मों को यहाँ स्वतंत्र रूप से अपने
मूल्य मान्यताओं को मनाने और उन्हें आगे बढ़ाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। लोकतंत्रात्मक, अब यहाँ ये वर्ड है लोकतंत्रात्मक, जनता द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि सरकार के माध्यम से इस देश को चलाया जाएगा। नेक्स्ट है गणराज्य। गणराज्य यानी कि अब यहाँ कोई राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि जनता का शासन होगा। सिंपल शब्दों में, ज़्यादा लंबा समय ना खींचते हुए, इन शब्दों को आप लय में तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ये याद भी हो जाएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, एकदम जैसे कोई गीत याद किया जाता है, कविता याद की जाती है, ऐसे ही याद हो जाएगा। और ये इसी रूप में इसमें प्रेजेंट भी है। देखिए किस तरह से प्रेजेंट है। अगर ये सीधी सीधी लाइनों में लिखा हो तो याद करना मुश्किल है, लेकिन अगर इसे आप रोज 5 मिनट देते हैं तो एक एक शब्द आप में आ जाएगा, समा जाएगा। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब देखिए यहाँ उसके समस्त नागरिकों को क्या चाहता है हमारा संविधान, हमारा राष्ट्र, हमारे राष्ट्र से क्या अपेक्षाएं हैं कि हमारा राष्ट्र कैसा होना चाहिए, ये इन्हीं किताबों में लिखा हुआ भी है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यहाँ है न्याय। संविधान में इसी पर मौलिक अधिकार आधारित हैं। मौलिक अधिकार जो हैं उनमें यही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी को न्याय देने की बात कही गई है। हमारा समाज जो है विविधताओं से भरा हुआ है और उन विविधताओं में आपस में टकराव भी हैं। तो उन टकरावों में सामाजिक टकराव भी हैं, आर्थिक भी हैं, राजनीतिक भी हैं, लेकिन सभी को समान समझा गया है। तो इसीलिए न्याय की बात की गई है कि सभी नागरिक समान हैं भारत में रहने वाले। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति बोलने की आज़ादी, इसी में प्रेस की आज़ादी भी शामिल है। विश्वास, जिन मूल्यों को आप मानते हैं। धर्म, विचारों को, हमने पंथों की बात करी। और उपासना, इसकी स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कि भारत में सभी लोग समान हैं। महिला, पुरुष, अमीर, गरीब या शिक्षित, अशिक्षित, सभी को समान अवसर प्राप्त हैं आगे बढ़ने के। ऐसा इस उद्देशिका में यहाँ लिखा हुआ है। प्राप्त कराने के लिए, आगे प्राप्त करानी है, ये सारी चीज़ें लंबे संघर्ष के बाद देखा गया कि समाज में क्या होना चाहिए, हमारे भारत राष्ट्र में क्या क्या होना चाहिए, वो सारी बातें यहाँ हैं। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, देखिए प्रतिष्ठा और अवसर की समता होगी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी। तो मन किसी भी व्यक्ति का खुश होगा, मन खुश होगा, शरीर खुश होगा, उस व्यक्ति का विकास होगा। तो गरिमा बहुत ज़रूरी है। गरिमा से तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति का स्वस्थ विकास होना हो तो उसके लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, शारीरिक तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं और जो सभी के लिए समान हैं, वो मिलती हैं तो सभी का जीवन गरिमामय होता है। भाई आप खाना दे दीजिए, पैसे दे दीजिए, घर दे दीजिए, बोलने की आज़ादी नहीं है।
सामाजिक स्थिति ठीक नहीं है, न्याय नहीं है, आगे बढ़ने की अवसर नहीं है, तो व्यक्ति परेशान में ही रहेगा, उसका जीवन कठिनाइयों से भरा रहेगा और विकास होना संभव नहीं है। तो गरिमा एक तरीके से मानिए कि एक हमारे जो नेचुरल राइट्स हैं, अधिकार है, लेकिन हम समाज में देखते हैं ऊंच नीच और भेदभाव लंबे समय से चले आ रहे हैं। उनको सुरक्षित करने के बारे में, मतलब लोगों के अधिकारों को, समानता को, स्वतंत्रता को, न्याय को सुरक्षित करने के लिए ही संविधान है। और संविधान नागरिकों को सरकार द्वारा उठाए गए ऐसे कानून, बनाए गए ऐसे कानून या फिर सरकार द्वारा उठाए गए ऐसे कदम जो लोगों के हित में नहीं हैं, उनकी रोकथाम भी लगाते हैं। राष्ट्र की एकता और अखंडता बहुत जरूरी है। ये भी अखंडता यानी कि भारत एक है, ये इसके हिस्से नहीं हो सकते, यानी कि इसमें से कोई अलग नहीं हो सकता। सुनिश्चित करने वाली बंधुता, भाईचारा, एक साथ रहने की भावना। हमने राष्ट्रवाद में यही है कि अपने देश के प्रति प्रेम, और वो प्रेम कैसे जगाया जाए। जब हम स्कूल में मॉर्निंग में राष्ट्रगान गाते हैं तो हम सभी एक महसूस करते हैं वहाँ। तो ऐसे ही पूरा राष्ट्र आपस में बंधा रहे, तो उसी बंधुता की बात हो रही है। जब ये राष्ट्र बनेगा, कोई देश राष्ट्र कब बनता है? जब वहाँ के नागरिकों में ऐसी भावना हो, अपने अतीत पर वे गर्व करते हों, अपने पूर्वजों पर वो गर्व करते हों, अपने इतिहास पे, अपने कल्चर पे, अपनी संस्कृति पे और अपने रीति रिवाजों पे, हर चीज़ पे विश्वास करते हों और उनमें साथ रहने की भावना हो। तो ये है बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में। अब यहाँ देखिए, संविधान सभा क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष और ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने संविधान की रचना की। तो इस संविधान सभा का गठन कब हुआ, और वो क्वेश्चन आता है, साथ में ये डेट भी है कि संविधान बनने में लगभग 3 साल का समय लगा। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। आज तारीख 26 नवंबर 1949। अब ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी। जो उद्देशिका है उसमें मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ किताब में को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये डेट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि भाई संविधान बन के तैयार हो गया, उस पर हस्ताक्षर भी कर दिए गए और उसके कुछ जो अधिनियम है वो लागू भी हो गए, और पूर्ण रूप से हमारा संविधान जो लागू होता है वो 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी की डेट भी इम्पोर्टेंट है। और हमारे अतीत की पुस्तक में जो पूर्ण स्वराज की मांग करी गई, वहाँ उस डेट का उल्लेख है। गणतंत्र दिवस हर साल मनाया जाता है और ये जनवरी का महीना ही। तो ये उद्देशिका है। एक क्वेश्चन आया है हालांकि यहाँ से, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप इस पर ज़रूर 5 मिनट दें, डेली दें। सीटेट का एग्ज़ाम हो जाए जब भी दें, जब तक आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर दें। और जब टीचर बन जाएं तो बच्चों के बीच में भी ये NCERT की किताबों में, चाहे मैथ हो, साइंस हो या फिर लैंग्वेज की बुक हो, सब में ही लिखी होती है। आप पढ़ें और बच्चों के सामने एक बार ज़रूर प्रेजेंट करें। और हो सकता है कि मैं बेहतर तरीके से प्रेजेंट ना कर पाया हूँ, लेकिन आप धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे NCERT किताबों से तो बेहतर समझ होगी। अब वीडियो ज़्यादा लंबी है, मुझे और भी डिस्कशन करना था। इसमें पहला चैप्टर पे बात करनी है जो समानता का है, पहले और लास्ट चैप्टर पे फिलहाल, लेकिन वीडियो को ध्यान में रखते हुए लंबी ना हो, शॉर्ट में वीडियो डालने का प्रयास कर रहा हूँ। धन्यवाद।